नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बेहद इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नीट हो या बोर्ड एग्जाम्स, ये चैप्टर हमेशा रेलेवेंट रहता है और इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं, है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारे पास जो जानकारी है वो आपके ट्रस्टेड सोर्सेज से ही ली गई है, ताकि एकदम सटीक और रेलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस हों। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मकसद है बायोडाइवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इंग्लिश में समझना। जो की फैक्ट्स हैं उन्हें याद रखना और ये जानना कि हमारे प्लैनेट और हम सब के लिए क्यों जरूरी है। कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक पर आपकी समझ और पकड़ दोनों मजबूत हों। बढ़िया, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये टर्म बायोडाइवर्सिटी, ये आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? देखिए, ये टर्म पॉपुलराइज किया था सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। सिंपल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर लाइफ की जितनी भी वैरायटी या विविधता मौजूद है, बस वही बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा। और ये सिर्फ अलग अलग स्पीशीज की गिनती नहीं है, मतलब वो तो है ही, पर ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर मौजूद है। हर लेवल पर? जैसे? हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम्स तक, मतलब बहुत वाइड है। हाँ, ओके। बेसिकली हाँ, मेनली 3 लेवल्स हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाँ, इसमें एक ही स्पीशीज के अंदर जेनेटिक लेवल पर वेरिएशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयाज में एक मेडिसिनल प्लांट मिलता है, रावोल्फिया वोमेटोरिया। हाँ, सुना है। तो इसके अलग अलग प्लांट्स से जो एक्टिव केमिकल मिलता है, रिसर्बिन, उसकी पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन में फर्क हो सकता है। अच्छा, और ये फर्क जेनेटिक वेरिएशन की वजह से है? एग्जैक्टली, जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण। और सोचिए, इंडिया में चावल की 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। 50,000? वाओ! और आम की, मैंगो की 8,000 से ज्यादा वैरायटीज। ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी है। कमाल है। ओके, ये हुआ पहला लेवल। दूसरा लेवल है स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी एरिया में डिफरेंट स्पीशीज की वैरायटी। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की स्पीशीज। हाँ, जैसे वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले ज्यादा है। सिंपल। गॉट इट। और तीसरा लेवल? और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी है। अब जैसे इंडिया में देखिए, डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज, कितने तरह की इकोसिस्टम्स हैं। हाँ, बहुत वैरायटी है। ये डाइवर्सिटी नॉर्वे जैसे किसी स्कैंडिनेवियन देश से कहीं ज्यादा है। तो ये हुई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वाओ, ये तो सच में बहुत वास्ट है, मतलब जेनेटिक लेवल से लेके पूरे इकोसिस्टम तक। शुरू में ही बताया गया था कि चींटियों की 20,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं, बीटल्स की 3 लाख, हाँ, मछलियों की 28,000 और ऑर्किड्स की करीब 20,000 स्पीशीज। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी डाइवर्सिटी आखिर बनी कैसे? क्यों है इतनी डाइवर्सिटी? सही कहा, ये विविधता ही तो लाइफ का आधार है। फैसिनेटिंग है ये। तो फिर अगला सवाल यही उठता है कि अर्थ पर टोटल कितनी स्पीशीज हैं? क्या हमें इसका अंदाजा है? देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, IUCN। उनके 2004 के डेटा के अकॉर्डिंग अब तक 1.5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। अच्छा, 1.5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा? हाँ, लेकिन ये फाइनल काउंट बिल्कुल नहीं है, नॉट इवन क्लोज। अभी बहुत सी स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी हैं, स्पेशली ट्रॉपिक्स में। तो एस्टिमेट्स क्या कहते हैं? एस्टिमेट्स बहुत वेरी करते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो 20 से 50 मिलियन स्पीशीज तक एस्टिमेट करते हैं। 20 से 50 मिलियन, दैट्स अ ह्यूज रेंज। हाँ, बहुत बड़ा रेंज है, पर रॉबर्ट मे का एक ज्यादा कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट है। वो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को करीब 7 मिलियन यानी 70 लाख बताते हैं। 7 मिलियन? ओके, ये ज्यादा बिलीवेबल लगता है। हाँ, ये ज्यादा एक्सेप्टेड एस्टिमेट है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने पढ़ी थी, कि जितनी स्पीशीज रिकॉर्ड हुई हैं उनमें 70% से ज्यादा तो एनिमल्स हैं। बिल्कुल सही, ओवर 70% एनिमल्स। और प्लांट्स, मतलब एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब मिलाकर? वो 22% से ज्यादा नहीं है। सिर्फ 22%? और एनिमल्स में भी इंसेक्ट्स का दबदबा है। हाँ, इंसेक्ट्स तो और मतलब? आप किंग हैं। कुल एनिमल्स का 70% से ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। मतलब हर 10 जानवरों में से 7 तो इंसेक्ट्स ही हैं। इनक्रेडिबल। बिल्कुल।
और ये फैक्ट सुनिए, फंगाई की स्पीशीज का नंबर हाँ, दुनिया की सारी फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की कंबाइंड टोटल स्पीशीज से भी ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं, फंगाई ज्यादा है इन सब से? हाँ, फंजाई किंगडम बहुत डाइवर्स है। दैट्स ट्रूली माइंड बॉगलिंग। हाँ, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये एस्टिमेट्स प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, मतलब बैक्टीरिया वगैरह? हाँ, जैसे बैक्टीरिया, क्योंकि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स इनके लिए सूटेबल नहीं हैं और बहुत सी बैक्टीरियल स्पीशीज को लैब में कल्चर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी गिनती कैसे होगी? अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया यूज करें तो प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी मिलियंस में पहुंच सकती है। मिलियंस। बाप रे, तो असल नंबर तो शायद बहुत ही ज्यादा हो सकता है। इट्स अ वास्ट अननोन। और इस ग्लोबल पिक्चर में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? हमारी बायोडाइवर्सिटी कैसी है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफी इंप्रेसिव है। देखिए, हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है। सिर्फ 2.4%? हाँ, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का 8.1% हिस्सा भारत में है। वाओ, 8.1%? यस, ये तो बहुत ज्यादा है लैंड एरिया के हिसाब से। बिल्कुल। इसी वजह से इंडिया दुनिया के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। अच्छा, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। तो नंबर्स में कितना है ये, कितनी स्पीशीज है इंडिया में? इंडिया में करीब 45,000 प्लांट स्पीशीज 45,000 प्लांट्स? और उससे दुगनी यानी लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। दुगनी 90,000 एनिमल स्पीशीज? हाँ, लेकिन रॉबर्ट मे का जो ग्लोबल एस्टिमेट था ना कि अभी सिर्फ 22% स्पीशीज ही खोजी गई हैं, हाँ। अगर उसे इंडिया पर अप्लाई करें तो हमारे देश में अभी भी 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीशीज और 3 लाख से ज्यादा एनिमल स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी हो सकती हैं। 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल्स, मतलब अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है हमारे ही देश में। Exactly. Imagine the potential. There's so much yet to be discovered. ट्रूली अमेजिंग। तो ये तो हुई नंबर्स की बात, पर क्या ये डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? मतलब हर जगह एक जैसी है या इसमें भी कोई पैटर्न है? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइवन है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। पैटर्न्स? कैसे पैटर्न्स? सबसे जाना माना पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से? हाँ, जनरली स्पीशीज डाइवर्सिटी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है। अच्छा, इक्वेटर पर ज्यादा, पोल्स पर कम? बिल्कुल। ट्रॉपिक्स जो रफली 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का एरिया है, हाँ, ट्रॉपिकल रीजन। वहां टेम्परेट या पोलर रीजन्स के मुकाबले ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है, वहां करीब 1400 बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। 1400? हाँ, वहीं न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में सिर्फ 105 और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ में सिर्फ 56 बर्ड स्पीशीज हैं। कितना बड़ा फर्क है। और इंडिया का ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है, इसलिए यहाँ भी 1200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ इतनी बर्ड डाइवर्सिटी है। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। और प्लांट्स के बारे में भी ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल। इक्वाडोर के एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज हाँ, यूएसए के मिडवेस्ट के टेम्परेट फॉरेस्ट के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा हो सकती हैं, 10 टाइम्स। 10 गुना? और जाहिर है साउथ अमेरिका का अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, हाँ, अमेज़न, वो तो पृथ्वी की ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मतलब नंबर्स तो स्टैगरिंग हैं। 40,000 से ज्यादा प्लांट्स, 3,000 फिशेज, 1300 बर्ड्स, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स बाप रे, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। और 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स। 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट्स? हाँ। और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि वहां अभी भी कम से कम 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज। अमेज़न तो सच में एक अलग दुनिया है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। पर ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिक्स में इतनी डाइवर्सिटी है? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक्स? कुछ खास बात है वहाँ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए इकोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस दी हैं, मतलब कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस। ओके, क्या है वो? पहली बात तो ये कि स्पीसिएशन यानी नई स्पीशीज का बनना, ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। अच्छा, समय लगता है इसमें। हाँ, अब टेम्परेट रीजन्स में बार बार ग्लेशिएशंस हुए, मतलब हिमयुग आए, उससे डिसरप्शन हुआ। लेकिन ट्रॉपिक्स लाखों सालों से रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं, तो वहां स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज्यादा एवोल्यूशनरी टाइम मिला। मेक सेंस। ज्यादा टाइम,
ज्यादा स्पीशीज। दूसरा, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स कम सीजनल होते हैं, मतलब मौसम ज्यादातर एक जैसा, ज्यादा कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल रहता है। हाँ, टेम्परेट में तो सर्दियां गर्मियां बहुत अलग होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे स्टेबल एनवायरनमेंट में स्पीशीज नीशे स्पेशलाइजेशन कर पाती हैं, मतलब हर स्पीशीज अपना एक खास रोल या जगह बना लेती है। इससे ज्यादा स्पीशीज एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं और डाइवर्सिटी बढ़ती है। ओके, नीशे स्पेशलाइजेशन। तीसरा पॉइंट। तीसरा, ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल होती है, हाँ, धूप ज्यादा होती है। जिससे हायर प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब प्लांट्स ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, ज्यादा बायोमास बनता है, और हायर प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली ग्रेटर डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सकती है। ज्यादा खाना मतलब ज्यादा लाइफ फॉर्म्स सपोर्ट हो सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स लॉजिकल लगते हैं, टाइम, स्टेबिलिटी और एनर्जी। हाँ, ये मेन हाइपोथेसिस है। तो ये तो हुआ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या कोई और पैटर्न भी है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन का? हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, नाम से लग रहा है एरिया और स्पीशीज के बीच का रिश्ता। एग्जैक्टली। इसे जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ऑब्जर्व किया था। अच्छा, हम्बोल्ट ने कहाँ? साउथ अमेरिकन जंगल्स में। उन्होंने वहां बहुत एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस किए थे। उन्होंने पाया कि किसी रीजन में जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ता है, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड है। बड़ा एरिया, ज्यादा स्पीशीज। पर सिर्फ एक लिमिट तक। इट्स नॉट इन्फिनिट। अच्छा, मतलब एरिया बढ़ने से स्पीशीज बढ़ती हैं, बट नॉट इनडेफिनेटली। एक पॉइंट के बाद रुक जाती हैं। रुकती नहीं, पर बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। इस रिलेशनशिप को अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? ठीक है, लेकिन अगर लॉगरिथमिक स्केल पर प्लॉट करें, मतलब लॉग वैल्यूज लेकर, हाँ। तो ये रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अच्छा, लॉग स्केल पर स्ट्रेट लाइन। इसकी कोई इक्वेशन है? हाँ, इसकी इक्वेशन है log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a है y इंटरसेप्ट और z है स्लोप ऑफ द लाइन। z इज द स्लोप। हाँ, इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। z की वैल्यू बताती है कि एरिया बढ़ने पर स्पीशीज रिचनेस कितनी तेजी से बढ़ती है। तो z की वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये हमेशा सेम रहती है? नहीं, इकोलॉजिस्ट ने पाया है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप या रीजन चाहे कोई भी हो, जैसे ब्रिटेन के प्लांट्स हों, कैलिफोर्निया के बर्ड्स या न्यूयॉर्क के मॉलस्क्स, z की वैल्यू नॉर्मली 0.1 से 0.2 की रेंज में होती है। 0.1 to 0.2, ये स्टैंडर्ड रेंज है। हाँ, छोटे या रीजनल स्केल्स पर। इसका मतलब है कि एरिया डबल करने पर स्पीशीज रिचनेस में मॉडरेट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट्स जैसे बहुत लार्ज एरियाज को एनालाइज करें, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट, हाँ, तो ये स्लोप ज्यादा स्टीप यानी खड़ा होता है और z की वैल्यू 0.6 से 1.2 की रेंज में होती है। ओह, तो बड़े एरिया में स्लोप ज्यादा स्टीप होता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में फ्रूजीवेरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स के लिए z की वैल्यू 1.15 पाई गई है। 1.15? ये तो 0.2 से बहुत ज्यादा है। हाँ, स्टीपर स्लोप यानी हायर z वैल्यू का मतलब है कि बहुत बड़े एरिया में स्पीशीज रिचनेस एरिया के साथ कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब बड़े कनेक्टेड हैबिटेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, ये लार्ज कनेक्टेड हैबिटेट्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। फ्रैगमेंटेशन का असर यहाँ दिखता है। इंटरेस्टिंग। तो हमने समझा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितनी है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पर। इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है? डज द नंबर ऑफ स्पीशीज रियली मैटर फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग? मतलब कम स्पीशीज हों तो क्या फर्क पड़ता है? ये एक बहुत क्रूशियल सवाल है और डेकेड्स तक इकोलॉजिस्ट इस पर डिबेट करते रहे हैं। जनरली माना जाता है कि जिन कम्युनिटीज में ज्यादा स्पीशीज होती हैं, यानी हाई डाइवर्सिटी होती हैं, हाँ, वो कम स्पीशीज वाली कम्युनिटीज लो डाइवर्सिटी से ज्यादा स्टेबल होती हैं। स्टेबल। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है यहाँ? किस तरह की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी के कई मायने हो सकते हैं। जैसे पहला, प्रोडक्टिविटी में साल दर साल ज्यादा वेरिएशन ना हो, मतलब कंसिस्टेंट प्रोडक्शन हो, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। ओके, कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी। दूसरा, ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे नेचुरल हों या मैन मेड, उनके प्रति रेजिस्टेंट हों, मतलब डिस्टर्बेंस का असर कम हो। रेजिस्टेंट।
ठीक है। या रेजिलिएंट हो, मतलब डिस्टर्बेंस के बाद जल्दी रिकवर कर जाएं, बाउंस बैक कर सकें। रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट, गॉट इट। और तीसरा, एलियन स्पीशीज, मतलब बाहर से आई हुई स्पीशीज उनके इन्वेजन के प्रति रेजिस्टेंट हो, मतलब बाहरी स्पीशीज आसानी से आकर जम ना पाएं। अच्छा, तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं स्टेबिलिटी के। क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? हाँ, डेविड टिलमन ने काफी लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आउटडोर प्लॉट्स का यूज करके। टिलमन्स एक्सपेरिमेंट्स, हाँ, इनके बारे में सुना है। उनके रिजल्ट्स बताते हैं कि जिन प्लॉट्स में ज्यादा स्पीशीज थीं, उनमें टोटल बायोमास में ईयर टू ईयर वेरिएशन कम था, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा थी। अच्छा। और उन्होंने ये भी पाया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। ज्यादा स्पीशीज मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी। तो टिलमन के एक्सपेरिमेंट्स सपोर्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, उनके काम से ये एविडेंस मिलता है। तो निष्कर्ष क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, भले ही हम पूरी तरह से ना समझें कि स्पीशीज रिचनेस इकोसिस्टम की वेलबींग में एग्जैक्टली कैसे कंट्रीब्यूट करती है, मतलब प्रिसाइज मैकेनिज्म शायद ना पता हो, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि रिच बायोडाइवर्सिटी, हाँ, वो सिर्फ इकोसिस्टम हेल्थ के लिए ही एसेंशियल नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट पर ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी इम्पेरेटिव है, मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये रियलिटी है। वी डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स एंड इकोसिस्टम्स डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसे समझने के लिए स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिच की वो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एनालॉजी काफी फेमस है ना? बिल्कुल। और ये एनालॉजी बहुत इफेक्टिवली पॉइंट समझाती है। बहुत क्लेवर एनालॉजी है। क्या है ये एनालॉजी, जरा समझाएंगे? इसमें वो इकोसिस्टम को एक एयरप्लेन मानते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम इज इक्वल टू एयरप्लेन। और स्पीशीज को मानते हैं रिवेट्स, वो छोटी कीलें या पैच जिनसे एयरप्लेन के पार्ट्स जुड़े होते हैं। अच्छा, स्पीसीज इज इक्वल टू रिवेट्स। ओके। तो एनालॉजी कहती है कि अगर प्लेन में ट्रैवल करने वाला हर पैसेंजर एक एक रिवेट निकालकर घर ले जाए, मतलब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। हाँ, रिप्रेजेंटिंग अ स्पीशीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो शुरू में फ्लाइट सेफ्टी पर यानी इकोसिस्टम फंक्शनिंग पर शायद कोई खास असर ना दिखे। 1-2 रिवेट निकलने से प्लेन गिरेगा नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा रिवेट्स निकलते जाएंगे, ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, प्लेन धीरे धीरे डेंजरसली वीक होता जाएगा। मेक सेंस। इवेंचुअली इट विल कोलैप्स। एग्जैक्टली। और ये भी मैटर करता है कि कौन सा रिवेट निकाला गया है, राइट? हाँ, ये पॉइंट भी था उसमें। एग्जैक्टली। विच रिवेट इज रिमूव्ड इज ऑल्सो क्रिटिकल। मान लीजिए विंग्स पर लगे रिवेट्स हैं। हाँ, वो की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस ड्राइव करती हैं, जैसे पॉलिनेशन या डिकम्पोजिशन। अच्छा, की स्पीशीज। उनका लॉस सीट्स या विंडोज के कुछ रिवेट्स के लॉस से कहीं ज्यादा सीरियस थ्रेट है फ्लाइट सेफ्टी के लिए, मतलब इकोसिस्टम के लिए। सही बात है। विंग का रिवेट निकला तो प्लेन गया। एग्जैक्टली। ये एनालॉजी हमें समझाती है कि हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ की स्पीशीज का लॉस इकोसिस्टम कोलैप्स का कारण बन सकता है। We can't afford to lose those wing rivets. ये वाकई एक पावरफुल एनालॉजी है। और चिंता की बात यह है कि स्पीशीज लॉस, ये रिवेट्स का निकलना रियलिटी में बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमारे प्लैनेट की बायोलॉजिकल वेल्थ तेजी से घट रही है, एंड द फिंगर पॉइंट्स डायरेक्टली एट ह्यूमन एक्टिविटीज। हम ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। कितना बुरा हाल है। कुछ डेटा है इस पर? डेटा अलार्मिंग है। सिर्फ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स के ह्यूमन कॉलोनाइजेशन से ही 2000 से ज्यादा नेटिव बर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गईं। 2000 बर्ड स्पीशीज जस्ट फ्रॉम वन रीजन्स कॉलोनाइजेशन। हाँ, और IUCN रेड लिस्ट 2004 के अनुसार पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। 784 स्पीशीज इन 500 years। इसमें 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट शामिल हैं। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स बता सकते हैं रीसेंट एक्सटिंक्शंस के, जो शायद एस्पिरेंट्स ने सुने हो? जरूर। डोडो मॉरिशस सीन। हाँ, डोडो तो सब जानते हैं। क्वागा अफ्रीका से एक तरह का जीब्रा था। थाइलेसीन, जिसे टैस्मेनियन टाइगर भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। टाइलेसीन, हाँ। स्टेलस सीकाओ रशिया से। और टाइगर की 3 सब स्पीशीज, बाली, जामन, कैस्पियन, ये सब रीसेंट एक्सटिंक्शंस हैं। ये सब जा चुके हैं फॉरएवर। हाँ, और पिछले 20 सालों में ही 27 स्पीशीज डिसअपियर हो चुकी हैं। द रेट इज एक्सेलरेटिंग। ये बहुत चिंताजनक है। और रिकॉर्ड्स का एनालिसिस ये भी बताता है कि एक्सटिंक्शंस रैंडम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। अच्छा। तो कुछ ग्रुप्स ज्यादा वल्नरेबल हैं। हाँ, जैसे एम्फीबियंस हैं, मेंढक, सैलमेंडर्स वगैरह।
वो एक्सटिंक्शन के लिए ज्यादा वल्नरेबल लगते हैं। एम्फीबियंस क्यों? उनके कई कारण हैं, हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिजीज। वो बेचारे कई तरफ से मार झेल रहे हैं। करंटली दुनिया भर में 15,500 से ज्यादा स्पीशीज पर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है, थ्रेटेंड है वो। 15,500? इसमें 12% बर्ड स्पीशीज, 23% मैमल स्पीशीज, 32% एम्फीबियन स्पीशीज और 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज शामिल हैं। ये नंबर्स IUCN के हैं एंड दे आर स्कैरी। 32% एम्फीबियंस थ्रेटेंड? ये तो बहुत हाई परसेंटेज है। हाँ, एम्फीबियंस आर इन डीप ट्रबल। क्या अर्थ की हिस्ट्री में पहले भी मैस एक्सटिंक्शंस हुए हैं? मतलब जब बहुत सारी स्पीशीज एक साथ खत्म हो गई हों? फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हाँ, ह्यूमंस के आने से पहले भी पृथ्वी पर लाइफ की हिस्ट्री में 5 एपिसोड्स ऑफ मैस एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। द बिग 5 कहते हैं उन्हें। अच्छा, द बिग 5। तो अभी जो हो रहा है क्या वो वैसा ही है? नहीं, जो अभी चल रहा है, जिसे कुछ साइंटिस्ट 6th एक्सटिंक्शन कह रहे हैं, वो पिछले एपिसोड से अलग है। अलग कैसे? व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस है रेट्स में, स्पीड में। रेट्स? करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स प्री ह्यूमन टाइम्स से 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट एस्टिमेट की गई हैं। 100 से 1000 गुना तेज। हाँ, एंड द कॉज इज अस। इन फास्टर रेट्स के लिए हमारी एक्टिविटीज ही जिम्मेदार हैं। दैट्स द की डिफरेंस। दिस वन इज ह्यूमन कॉज्ड। और इकोलॉजिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो अगले 100 सालों में पृथ्वी की आधी स्पीशीज वाइप आउट हो सकती हैं। हाफ ऑफ ऑल स्पीशीज। ओह माय गॉड, दिस इज कैटास्ट्रोफिक। इट इज। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बायोडायवर्सिटी लॉस से इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है? मतलब स्पीशीज कम होने से क्या बिगड़ेगा? बायोडायवर्सिटी लॉस के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमने स्टेबिलिटी की बात की थी। हाँ। तो लॉस से ए, प्लांट प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। बी, एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस जैसे ड्रॉट, सूखा के प्रति रेजिस्टेंस कम हो सकता है। इकोसिस्टम जल्दी कोलैप्स हो सकता है। ओके। और इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स में वेरिएबिलिटी बढ़ सकती है। मतलब चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगी। इकोसिस्टम कम स्टेबल और कम प्रिडिक्टेबल हो जाता है। बेसिकली सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। हाँ, इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके मेन कॉजेज क्या है? इन्हें शायद द इविल क्वार्टेट भी कहते हैं, ये टर्म मैंने सुना है। हाँ, ये टर्म यूज होता है बायोडायवर्सिटी लॉस के 4 मेजर कॉजेज के लिए। द 4 बिग विलन्स। कौन कौन है ये 4? नंबर 1, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, द बिगेस्ट ड्राइवर। हैबिटेट लॉस मतलब रहने की जगह खत्म होना। हाँ, और फ्रैगमेंटेशन मतलब बड़े हैबिटेट का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लीजिए। पहले अर्थ के लैंड सरफेस का 14% कवर करते थे। हाँ। अब 6% से भी कम रह गए हैं। 14 से 6%, दैट्स अ ह्यूज लॉस। हाँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लगातार काटा जा रहा है। क्यों? सोयाबीन्स की कल्टीवेशन के लिए या बीफ कैटल के लिए ग्रासलैंड्स बनाने के लिए। ओह। हैबिटेट लॉस के अलावा पोल्यूशन से होने वाला हैबिटेट डिग्रेडेशन भी एक बड़ा थ्रेट है। हैबिटेट की क्वालिटी खराब होना। और फ्रैगमेंटेशन का क्या असर होता है? जब ह्यूमन एक्टिविटीज से बड़े हैबिटेट्स छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, तो जिन एनिमल्स को लार्ज टेरिटरीज चाहिए, जैसे बड़े मैमल्स और बर्ड्स, हाँ। और माइग्रेटरी एनिमल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। उनकी पॉपुलेशंस डिक्लाइन होती हैं। ओके, सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन इज नंबर 1। दूसरा? नंबर 2, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस हमेशा फूड और शेल्टर के लिए नेचर पर डिपेंड रहे हैं, दैट्स नॉर्मल। लेकिन जब नीड ग्रीड में बदल जाती है, जब लालच आ जाता है, हाँ, तो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। स्टेला सी काऊ, पैसेंजर पिजन जैसे कई एक्सटिंक्शंस पिछले 500 सालों में ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुए हैं। हमने उन्हें हंट करके खत्म कर दिया। पैसेंजर पिजन का तो सुना है मिलियंस में होते थे और फिर गायब हो गए। हाँ, अनबिलीवेबल नंबर्स थे उनके। आज भी कई मरीन फिश पॉपुलेशंस की ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है। हम समुद्रों को खाली करते जा रहे हैं, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल। ओके, नंबर 2 इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा? नंबर 3, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, मतलब बाहरी स्पीशीज का हमला। एलियन स्पीशीज मतलब जो वहां के नेटिव नहीं है? हाँ, जब नॉन नेटिव स्पीशीज को किसी एरिया में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलती से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उनमें से कुछ इन्वेजिव बन जाती हैं। इन्वेजिव मतलब वो तेजी से फैलती हैं और नेटिव स्पीसीज को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके रिसोर्सेज छीन लेती हैं या उन्हें खा जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च नाम की मछली इंट्रोड्यूस की गई थी। नाइल पर्च, हाँ। उसके इंट्रोडक्शन से वहां की 200 से ज्यादा एंडेमिक सिक्लिड फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। जस्ट वन इन्वेजिव स्पीशीज वाइप्ड आउट 200 नेटिव वंस। 200 स्पीसीज खत्म जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंट्रोडक्शन। हाँ, इंडिया में भी इन्वेसिव वीड्स जैसे कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटाना और वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया से होने वाला डैमेज कॉमन नॉलेज है। सबने देखा होगा इनको। हाँ, पार्थेनियम और लैंटाना तो बहुत कॉमन है। वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी भी। बिल्कुल। और अभी अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गेरिपिनस का रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन, वो हमारे रिवर्स की इंडिजीनियस कैटफिशेस के लिए बड़ा थ्रेट बन गया है। ओके, सो एलियन स्पीशीज इन्वेजन इज द थर्ड वन। चौथा कौन है इविल क्वार्टेट में? नंबर 4, कोएक्सटिंक्शंस, मतलब एक के साथ दूसरा भी खत्म। कोएक्सटिंक्शंस, ये कैसे होता है? जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज भी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाती है। उनका सर्वाइवल एक दूसरे से जुड़ा होता है। अच्छा, जैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब होस्ट फिश एक्सटिंक्ट होती है तो उसके स्पेसिफिक पैरासाइट्स जो सिर्फ उसी मछली पर रहते थे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप। हाँ, सिमिलरली को-इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में जैसे कोई खास इंसेक्ट है जो सिर्फ एक खास तरह के फूल को पॉलिनेट करता है और वो फूल भी उसी इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है। हाँ, अगर इनमें से एक पार्टनर एक्सटिंक्ट होता है तो दूसरा भी डूम्ड हो जाता है, उसका भी एक्सटिंक्शन तय है। वाओ, इंटरकनेक्टेडनेस। हाँ, एक गया तो दूसरा भी गया। एग्जैक्टली, दैट्स कोएक्सटिंक्शन। ये चारों कॉजेज वाकई में ईविल हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज, को एक्सटिंक्शंस, द ईविल क्वार्टेट। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? इसे बचाएं कैसे? और शायद इससे पहले इसे कंजर्व करना क्यों चाहिए? Why should we care? बिल्कुल, क्यों कंजर्व करें ये समझना बहुत जरूरी है। इसके रीजंस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी? पहली है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और तीसरी एथिकल। नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब सीधा सीधा फायदा। हाँ। नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फोकस करते हैं डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे फूड सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, ये सब हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। और मेडिसिन्स भी। हाँ, मेडिसिन्स तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मार्केट में बिकने वाली 25% से ज्यादा ड्रग्स प्लांट से डिराइव होती हैं। 25%? और दुनिया भर में करीब 25,000 प्लांट स्पीशीज ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में यूज होती हैं। 25,000 स्पीसीज? हाँ, और एक फील्ड है बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मतलब नेचर में नए यूजफुल कंपाउंड्स या जीन्स खोजना। इससे बायोडाइवर्सिटी रिच नेशंस को फ्यूचर में बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दे कैन डिस्कवर द नेक्स्ट बिग ड्रग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ओके, सो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये हुआ नैरोली यूटिलिटेरियन। दूसरा इसका स्कोप बड़ा है। ये आर्गुमेंट है बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विसेज। वो सर्विसेज जो नेचर हमें फ्री में देती है और जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे? सबसे बड़ा एग्जांपल तो अमेज़न फॉरेस्ट है। अकेला अमेज़न फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। 20% ऑक्सीजन जस्ट फ्रॉम अमेज़न। हाँ? सोचिए उसकी वैल्यू। और पॉलिनेशन? हाँ, पॉलिनेशन। बीज वगैरह? बिल्कुल, बीज, बम्बलबीज, बर्ड्स, बैट्स, ये सब पॉलिनेटर्स हैं। इनके बिना हमें फ्रूट्स या सीड्स नहीं मिलेंगे। हमारी फूड सिक्योरिटी पॉलिनेशन पर डिपेंडेंट है। ये भी एक इकोसिस्टम सर्विस है। सही बात है। इसके अलावा एस्थेटिक प्लेजर्स, जंगलों में घूमना, स्प्रिंग में फूलों को देखना, सुबह किसी बुलबुल का गाना सुनना। हाँ, ये तो प्राइसलेस है। एग्जैक्टली, इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। ये प्राइसलेस है। ये सब ब्रॉड यूटिलिटेरियन रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के। ये इकोसिस्टम सर्विसेज वाली बात इंटरेस्टिंग है। हम शायद इनकी वैल्यू रियलाइज नहीं करते जब तक ये खतरे में ना पड़ जाए, जैसे क्लीन एयर, क्लीन वाटर। बिल्कुल, जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कॉस्ट में पता होती है, पर अमेज़न फॉरेस्ट जो 20% ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। We take it for granted. ट्रू,
फ्यूचर जनरेशंस को गुड कंडीशन में पास ऑन करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो तीनों आर्ग्यूमेंट्स, नैरोली यूटिलिटेरियन डायरेक्ट बेनिफिट्स, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इकोसिस्टम सर्विसेज एंड एथिकल मॉरल ड्यूटी, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। बिल्कुल, देयर इज नो डाउट वी मस्ट कंजर्व इट। ओके, रीजंस तो बहुत क्लियर और कंपेलिंग है। अब बात करते हैं मेथड्स की। हाउ डू वी एक्चुअली कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तरीके क्या हैं? कंजर्वेशन के दो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, दो मेन अप्रोचेस। कौन सी? इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब ऑन साइट, जगह पर ही? हाँ बिल्कुल। इन सीटू कंजर्वेशन का अप्रोच है प्रोटेक्शन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। इसमें हम थ्रेटेंड स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वो स्पीशीज तो बचती ही है, साथ में पूरा इकोसिस्टम और उसकी सारी डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब हैबिटेट को बचाना, लाइक सेविंग द टाइगर बाय सेविंग द फॉरेस्ट? एग्जैक्टली, दैट्स द कोर आइडिया ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इसके तरीके क्या है? हाउ इज इट डन? इसके कई तरीके हैं। एक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके प्रोटेक्ट करना। हॉटस्पॉट्स ये क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं कंजर्वेशन के लिए। ये वो रीजन्स हैं जहां स्पीशीज रिचनेस बहुत हाई होती है। ओके, लॉट्स ऑफ स्पीशीज। और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मतलब स्पीशीज वहीं मिलती हैं और कहीं नहीं। दे आर यूनिक टू दैट रीजन। अच्छा, यूनिक स्पीशीज। हाँ, तो हाई स्पीशीज रिचनेस, हाई एंडेमिज्म, और तीसरा क्राइटेरिया है कि ये रीजन्स एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस का सामना भी कर रहे होते हैं, मतलब वहां खतरा ज्यादा है। तो ये तीनों चीजें हों तो वो हॉटस्पॉट है। कितने ऐसे हॉटस्पॉट्स? इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। हाँ। अब ये नंबर बढ़कर 34 हो गया है। 34 हॉटस्पॉट्स ग्लोबली? हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 34 हॉटस्पॉट्स अर्थ के 2% से भी कम लैंड एरिया पे हैं। ओनली लेस देन 2%? और इनमें वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज रहती हैं। इनको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करने से जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शंस हैं उन्हें लगभग 30% तक रिड्यूस किया जा सकता है। वाओ, सो प्रोटेक्टिंग दीज स्मॉल एरियाज कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई दे आर हॉटस्पॉट्स। इंडिया में कौन से हॉटस्पॉट्स कवर होते हैं? इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स कवर होते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, हिमालय। ओके, ये हुआ हॉटस्पॉट्स। हाँ। और क्या तरीके हैं इन सिचू के? दूसरा तरीका है प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना। प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब नेशनल पार्क, हाँ, सैंक्चुरी? यहाँ इंडिया में लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज का एक अच्छा नेटवर्क है, इंक्लूडिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। करंटली 18 हैं, टेक्स्ट बुक में शायद पुराना डेटा हो 14 का। नेशनल पार्क्स 100 से ज्यादा और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज 500 से ज्यादा। नंबर्स अपडेट होते रहते हैं पर कॉन्सेप्ट वही है। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ये सब इन सिटू है। हाँ, ये एरियाज इन सिटू कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच है सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन। हाँ, ये फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स हैं जिन्हें रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस के तहत कम्युनिटी द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक तरह का ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मैकेनिज्म है, सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। इंडिया में खासी एंड जैंतिया हिल्स मेघालय, आरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका महाराष्ट्र और सरगुजा चंदा बस्तर एरियाज एमपी में ऐसे सेक्रेड ग्रोव्स मिलते हैं। मेघालय के सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में सुना है, वहाँ बहुत यूनिक प्लांट्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मेघालय के सेक्रेड ग्रोव्स तो कई रेयर और थ्रेटन प्लांट्स के लास्ट रेफ्यूजेस हैं। वहाँ उन्हें कोई काटता नहीं है। अमेजिंग। तो ये सब हुए इन सिटू मेथड्स। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? ऑफ साइट। हाँ, एक्स सीटू कंजर्वेशन तब अपनाया जाता है जब कोई एनिमल या प्लांट इतना थ्रेटन्ड या इंडेंजर्ड हो कि उसे इमीडिएट एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए अर्जेंट मेजर्स की जरूरत हो, मतलब हालत बहुत खराब है। इसमें थ्रेटन्ड ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर एक स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है जहां उसे प्रोटेक्शन और स्पेशल केयर दी जा सके। अच्छा, मतलब हैबिटेट से बाहर ले जाकर बचाना, जैसे जूज और बोटैनिकल गार्डन्स। हाँ बिल्कुल। ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। कई एनिमल्स जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हें ज़ूलॉजिकल पार्क्स में सक्सेसफुली मेंटेन किया जा रहा है। दे एग्जिस्ट ओनली इन कैप्टिविटी नाउ। ओके, क्या इसमें कुछ एडवांस्ड मेथड्स भी हैं? हाँ, रिसेंट ईयर्स में एक्स सिचू कंजर्वेशन में काफ़ी एडवांस टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं, जैसे थ्रेटन स्पीशीज के गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स को क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से,
मतलब वेरी लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके लंबे समय तक वायबल कंडीशन में रखा जा सकता है, लाइक अ जेनेटिक बैंक। क्रायोप्रिजर्वेशन। हाँ, एग्स को इन विट्रो फर्टिलाइज किया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। प्लांट्स को टिश्यू कल्चर मेथड से रैपिडली प्रोपोगेट किया जा सकता है, एक छोटे से टिश्यू से हजारों पौधे। टिश्यू कल्चर। हाँ, और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के सीड्स को सीड बैंक्स में लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है फॉर फ्यूचर यूज। सीड बैंक्स, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब एक्सिचू मेथड्स हैं। तो इन सिचू और एक्स सिचू दोनों अप्रोचेस जरूरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, ये कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस हैं, हमें दोनों की जरूरत है। सिचुएशन देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सा अप्रोच बेस्ट है। और एक बात और, बायोडाइवर्सिटी की कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती। बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, रिवर्स फ्लो करती हैं। सही बात है। इसलिए इसका कंजर्वेशन किसी एक देश की नहीं, बल्कि सभी नेशंस की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हाँ, ग्लोबल एफर्ट चाहिए। इसी रियलाइजेशन के चलते इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए हैं, जैसे 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे द अर्थ समिट भी कहते हैं। अर्थ समिट 1992, हाँ, ये लैंडमार्क इवेंट था। बिल्कुल, इसमें नेशंस ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूज के लिए कमिटमेंट किया था। बाद में 2002 में जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 190 देशों ने प्लेज लिया कि वे 2010 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस की करंट रेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे। हालांकि वो टारगेट पूरी तरह अचीव नहीं हुआ। लेकिन एफर्ट्स जारी हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। हाँ, एफर्ट्स जारी हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, बट चैलेंजेस भी बहुत हैं। ग्रेट। तो ये थी हमारी चर्चा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पर। काफी डिटेल में बात हुई। हमने समझा बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल, पैटर्न्स, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसकी इंपॉर्टेंस, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, लॉस के कारण, द इविल क्वार्टेट, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज, को-एक्सटिंक्शंस, और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, इन सिटू, हॉटस्पॉट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, सेक्रेड ग्रोव्स, और एक्सिटू, जूज, गार्डन्स, क्रायोप्रिजर्वेशन, सीड बैंक्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स नीट और बोर्ड्स के लिए बहुत क्रूशल हैं। एस्पायरेंट्स इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। एब्सोल्युटली। रिमेंबर, हर स्पीशीज का अपना रोल है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये ह्यूमन सर्वाइवल से जुड़ा इशू है। पॉल एरलिच की रिविट पॉपर हाइपोथेसिस हमें यही याद दिलाती है, एवरी रिविट काउंट्स। बिल्कुल। और आखिर में सोचते रहिए कि एक इंडिविजुअल के तौर पर हम अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को समझने और बचाने में क्या योगदान दे सकते हैं। इवन स्मॉल एक्शंस काउंट, planting a native tree, reducing waste, being mindful of our consumption. हाँ, individual actions matter. Collective actions starts with individual awareness. आपके preparations के लिए ढेर सारी best wishes. और याद रखिए, लाओजू का एक कोट है, Nature does not hurry, yet everything is accomplished. प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। अपनी पेस पर फोकस करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। Keep studying hard. फ्यूचर डॉक्टर, तो कैसी लगी आपको हमारी ये पॉडकास्ट? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके करें एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।